उनकी लोकप्रियता इतनी है कि लोग बढ़ चढ़कर वोट देते हैं। उन पे विश्वास है, पीएम मोदी पे जनता का विश्वास है कि पीएम मोदी है तो कार्य होगा हर तरीके का, और तरक्की कर रहा है देश पीएम मोदी द्वारा किए गए। एक इलेक्शन एनालिस्ट नहीं, एक बीजेपी का प्रवक्ता बात कर रहा है, एक बीजेपी के तरफदारी के लिए कोई बोल रहा है, उसको यहाँ पर बिठाया गया है। ये सारे कार्य और जमीनी स्तर पे, चाहे गांव हो, चाहे बहनों के लिए कोई योजना हो, घर घर योजना, ऐसी कई योजनाएं जो पीएम मोदी लोगों के लिए लेके आते हैं, जिसके चलते लोगों का विश्वास पीएम मोदी पर बना हुआ है। और आप कहते हैं कि हम बीजेपी पर, तो पूरा देश प्रवक्ता है बीजेपी का काम बोलता है। बीजेपी के लिए बीजेपी के लोग जिनको वोट दिया है उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। बीजेपी का काम बोलता है। विदेश नीतियों में बीजेपी पीछे कर रही है भारत को, रुपया आज कितना गिर गया है वो बीजेपी का काम बोल रहा है। और बीजेपी का काम ये भी बोल रहा है कि कैसे पाकिस्तान इतने बड़े युद्ध में मध्यस्थता कर रहा है, ये सब बीजेपी का काम बोलता है। कौन क्या कर रहा है, कहाँ भर रहा है पर्चा, सोशल मीडिया के हर दूसरी पोस्ट में बस यही है चर्चा कि चुनाव है भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल, मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। आज का दिन बहुत ही खास रहा है असम, केरल और पुडुचेरी के लिए, क्योंकि वहाँ पे विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ है। और साथ ही साथ इस बार जो मतदान हुआ है उसमें जो वोटिंग हुई है वो एकदम बम पर धुआंधार है। और वहाँ का पैटर्न क्या है, इन पर भी बात करेंगे और समझेंगे आज का जो वोटिंग है उसकी पूरी कहानी। तो सबसे पहले हमारे साथ पूजा है। तो पूजा, मैं आपसे असम के बारे में जानना चाहूँगी। इस बार जो वोटिंग पैटर्न है, पहले के कंपैरिजन अब कितना अंतर आया है, क्या आप अलग देख रहे हो? रुचि, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी 126 सीटों विधानसभा सीटों पर असम में इस बार चुनाव होने हैं। इस बार बीजेपी पूरी तरह हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। हिमंत विश्व शर्मा ये पूरे जाने माना एक चेहरा है असम का। इस बार भी वो अपनी पूरी तैयारियों के साथ इस चुनाव में खड़े। महिला वोटरों का रुझान उनकी तरफ देखने को मिल रहा है। महिलाओं के लिए जो कार्य उन्होंने असम में किए हैं वो अब इस चुनाव में जो है उसका फल उन्हें मिलने वाला है। जब भी वो कई रैलियाँ करते हैं लोगों का हुजूम देखने को मिलता है। वहीं उनके कार्य अरुणोदय जैसी योजनाएं, साथ ही जमीनी जुड़ाव उनका, साथ ही सड़क पुल निर्माण जैसे जो कार्य उन्होंने असम में किए हैं, उसके चलते इस बार लोगों का झुकाव बीजेपी की तरफ, हिमंत विश्व शर्मा की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा। तो इस बार लग रहा है और कि बीजेपी, और इस बार आपको बता दें कि अभी तक के रुझानों में 85% जो वोट है वो बीजेपी के खाते में आ चुके हैं, और जिससे लग रहा है कि इस बार बीजेपी सही में हैट्रिक बनाने वाली है असम में। तो आपको मैं बता दूं कि उनके जो कार्य, हिमंत विश्व शर्मा के जो कार्य जो उन्होंने अपने कार्यकाल में जो कार्य किए असम में, वो उनकी लोकप्रियता बढ़ा रही है, लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है, जिसके चलते उन्हें इतने वोट्स असम में मिल रहे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि विपक्ष जो लगातार, आप राहुल गांधी को ले लीजिए या ममता बनर्जी को ले लीजिए, लगातार जो वोट चोरी जैसे मुद्दे या SIR को जो अपना फैक्टर बना रहे हैं, उसको आप लेकिन क्या सोचते हैं कि उनको वो स्ट्रांग बना रहा है कि बस जनता को ये लग रहा है कि वो उनको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं? उसको कैसे देखते हैं? रुचि, मैं बताना चाहूंगी विपक्ष कुछ कर तो पा नहीं रहा, तो वोट चोरी और ऐसे मुद्दे खड़े कर करके बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है। क्योंकि कार्य आप जमीनी स्तर पे देखें तो कांग्रेस का कार्य कहीं भी नजर है। अब जब तक सत्ता में भी रही तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जब बीजेपी बढ़ चढ़कर कार्य कर रही है, लोगों के हित में कार्य, जमीनी स्तर पर उनका कार्य जब दिख रहा है, तो कांग्रेस को लोगों की तरफ से प्यार भी नहीं मिल रहा। और आपको बता दें कि इसे लेकर अब ये जो पूरा मामला है, अब बौखलाई हुई है कांग्रेस जी, और जी, बौखलाहट में ऐसे आरोप लगा रही, चाहे SIR जैसे मुद्दे हो, चाहे कोई भी मुद्दा जो कांग्रेस उठा रही है, वो ये सारी बौखलाहट ही है कांग्रेस की जो सामने नजर जो इस तरीके से निकल के आ रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके पास जो मेन मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं कम है, इसलिए वो सरकार को इस तरीके से घेर रही है। आप इसको, जनता के लिए मुद्दे तो रह ही नहीं गए कांग्रेस के पास। सिर्फ बीजेपी को कैसे हराएं, कैसे उनका जो मतलब स्थिति को खराब करें, कैसे, कैसे उन पे आरोप लगाए, कैसे आरोप लगाए उनके। कि पीएम मोदी को आप कितना फैक्टर, मतलब एक्स फैक्टर कितना मान रहे हैं इस चुनाव में? बड़ा, सबसे बड़ा एक्स फैक्टर तो पीएम मोदी ही है रुचि। उनके चेहरे पे बीजेपी हमेशा हर इलेक्शन लड़ती आई है। उनका चेहरा लोगों में खास है। लोकप्रियता पीएम मोदी की पूरे देश में है, विश्व में भी है। लोग उनके लिए ही लगातार, आपको बता दें, पूरे देश में जो है उनकी लोकप्रियता इतनी है कि लोग बढ़ चढ़कर वोट देते हैं। उन पे विश्वास है, पीएम मोदी पे जनता का विश्वास है कि पीएम मोदी है तो कार्य होगा हर तरीके का, और तरक्की कर रहा है देश पीएम मोदी द्वारा किए गए ये सारे कार्य। और जमीनी स्तर पे, चाहे गांव हो, चाहे बहनों के लिए कोई योजना हो, घर घर योजना, ऐसी कई योजनाएं जो पीएम मोदी लोगों के लिए लेके आते हैं, जिसके चलते लोगों का विश्वास पीएम मोदी पर बना हुआ है। और लोग इसी के चलते, हिमंत विश्व भी उनके भी कार्य है जिनकी
मॉनिटरिंग भी पीएम लगातार अपने नेताओं की मॉनिटरिंग भी लगातार करते रहे। हर राज्य में लगातार वो जाकर रैलियां करते हैं, जनसभाएं करते हैं, लोगों को बीजेपी सरकार के कार्यों से अवगत कराते हैं, जिसे लेकर जनता में जो पीएम मोदी को लेकर प्यार है वो बना हुआ है, वो दिख रहा है। वो इस बार इलेक्शन में भी वो प्यार पीएम मोदी के लिए लोगों का जो है वो देखने को मिलेगा। ये आपको मतलब यकीन है। और इस बार जो युवा फैक्टर है, एक युवा फैक्टर पे भी बात कर लीजिए, क्योंकि उसको भी लेकर बहुत लोग बोल रहे हैं, क्योंकि आप जब वोटिंग देखते हो तो महिलाएं भी हैं और युवा भी हैं, तो युवा फैक्टर कैसे पीएम मोदी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आपको क्या लग रहा है? रुचि, युवा का रुझान हमेशा से पीएम मोदी की तरफ रहा है। या युवा फैक्ट्स देखती है, चीज़ों को समझती है और फिर अपना कोई एक्शन लेती है, और इसलिए हर युवा का पसंदीदा चेहरा बीजेपी है, पीएम मोदी है, जिसे लेकर लगातार युवा उनके हर कार्यों की सराहना करता है, ट्वीट करता है, सोशल मीडिया पे हर जगह आप किसी भी युवा से पूछेंगे उनका प्यारा मतलब उनका पसंदीदा चेहरा कौन है, तो वो मोदी ही करेंगे। तो पूजा, आपने असम के बारे में हमें सारी चीज़ें बता दी। अब चलते हैं हम ऋषभ के पास। ऋषभ, केरला के बारे में क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहे हैं, वहाँ का जो वोटिंग पैटर्न है वो क्या रहा है, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी रुचि, तो मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगा कि जब आप पूजा से बात कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक इलेक्शन एनालिस्ट नहीं, एक बीजेपी का प्रवक्ता बात कर रहा है, एक बीजेपी के तरफदारी के लिए कोई बोल रहा है, उसको यहाँ पर बिठाया गया है। और दूसरी बात, अगर हम केरला की बात करें तो केरला में आज हमने देखा कि इस पे आप पूजा कुछ बोलना चाहेंगे कि ऋषभ, अगर आपको मैं प्रवक्ता लगती हूँ तो इस वक्त आपको भारत का हर युवा, हर महिला, हर पुरुष आपको बीजेपी का प्रवक्ता ले, क्योंकि बीजेपी का काम बोलता है। कांग्रेस एसआईआर और सारे मुद्दे, बेतुके मुद्दे, बीजेपी का सवाल बीजेपी का लेकर जनता के सामने आती है, जिसका कोई तथ्य, कोई आधार नहीं होता। सिर्फ बीजेपी को नीचे गिराने के लिए कांग्रेस हमेशा ऐसे वोट चोर जैसे मुद्दे, वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे मुद्दे उठाती है, और आप कहते हैं कि हम बीजेपी पर, तो पूरा देश प्रवक्ता है बीजेपी का काम बोलता है। बीजेपी के लिए बीजेपी के लोग जिनको वोट दिया है उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। बीजेपी का काम बोलता है। विदेश नीतियों में बीजेपी पीछे कर रही है भारत को, रुपया आज कितना गिर गया है वो बीजेपी का काम बोल रहा है। और बीजेपी का काम ये भी बोल रहा है कि कैसे पाकिस्तान इतने बड़े युद्ध में मध्यस्थता कर रहा है, ये सब बीजेपी का काम बोलता है। और इसलिए यहाँ पे लोग क्या बोलेंगे आप? पाकिस्तान की बात करें तो आज पाकिस्तान आंख उठाकर भी हिंदुस्तान की तरफ नहीं देख सकता। और यही नहीं, इजराइल ईरान युद्ध में भी हुआ, तो आप कह रहे कांग्रेस अगर इस जगह होती तो क्या कर लेती? मुझे तो लगता है कि इस वक्त भारत भी शायद उस युद्ध में शामिल होता, पाकिस्तानियों की तरह, अगर आप ये कहना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आपने एक सवाल ये उठाया कि अगर आप कांग्रेस की इतनी तारीफ कर रहे हैं ऋषभ, अगर कांग्रेस इस वक्त होती तो हम सब शायद सिलेंडर के लिए तरस रहे होते। ये सिलेंडर की दिक्कत देश में इसलिए आई क्योंकि जनता बौखला गई है। जनता को लग रहा है कि हमें सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो चोरियां हो रही हैं, जिसे लेकर जनता में सिलेंडर की कमी है। तो मतलब पूजा, आप ये बेसिकली बोलना चाहते हैं ऋषभ को कि जो सिलेंडर का मामला है वो सरकार सही कर रही है, लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं वो काला घोटाली कर रहे हैं। ऐसा नहीं, तरसने की बात तो ये है कि जब आज बीजेपी की सरकार में लोग तरस रहे हैं, जब वही सिलेंडर 970 रुपए का मिल रहा है। अगर 2014 से पहले की बात करें तो 426 430 रुपए में वो सिलेंडर मिलता था, जिसका रेट बढ़ाकर सब्सिडी के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है और सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है, चीजें महंगी हो रही हैं। तो केरला में हमने देखा कि इस बार जो है 75% लोगों ने वहां पर अभी तक वोट डाला है, और ये बहुत ही अच्छी संख्या है। और अगर वहाँ पे हम लोग परसेंटेज बात करें तो वहाँ पर जो है ईसाई और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका परसेंटेज ज़्यादा है। तो वहाँ पर बीजेपी की जो कोशिश रहती है, वहाँ पर बीजेपी हमेशा डेवलपमेंट की बातें करती है, विकास की बातें करती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे लिटरेट लोग हैं, वहाँ पर वो लोग विकास को और डेवलपमेंट को वोट देंगे। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि यही बीजेपी जब उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर ऐसी स्टेट्स में आती है तो वहाँ पर वो हिंदुत्व की राजनीति क्यों करने लगती है? क्या उसको वहाँ का विकास नहीं देखना है? क्या सिर्फ उसको केरला और वहाँ का विकास देखना है? इसका मेरा एक सवाल रहेगा बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी से। तो कहीं आपको नहीं लगता ऋषभ कि ये जो वहाँ की जनता है उसके अकॉर्डिंग सरकार मुद्दे बनाती है और उसी पे बात करती है? जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया कि आपने ही बोला कि केरला के जो लोग होते हैं मोस्टली वो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं, तो उनके लिए जाति धर्म कोई मैटर करता ही नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश की बात हम करते हैं तो वहाँ पे लोगों के लिए यही सबसे बड़ा मुद्दा होता है, मतलब इंसानियत से ज़्यादा ईश्वर को लोग वहाँ पे पूछते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो मुद्दे होते हैं वो सरकार या जो भी बैठे हैं, चाहे आप सत्ता में बैठे हों, चाहे विपक्ष हो या पक्ष में, जो भी राजनेता नेता है वो इस मुद्दे को उठाते ताकि वो जनता को रुझा सके, वोट ले सके, जीत सके? तो इसको आप किस तरीके से गलत या सही कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कोई भी गलत भी नहीं, मतलब ना तो कोई गलत है ना तो कोई सही है।
तो आप इसको अपने बात को कैसे आप रख रहे हैं? नहीं, हमने देखा कि जनता बीजेपी के साथ नहीं है। अभी आपने देखा था कि 400 पार की बात कर रहे थे, कितने पे सिमट पे रह गए। योगी आदित्यनाथ, बीजेपी जो अयोध्या को अपना गढ़ मानती है, जिसने वहां पर राम मंदिर बनवाया, कहाँ से आ रहे हैं? अयोध्या से आ रहे हैं ना। तो जनता सबको दिखाती है, जो भी आपने किया है, जो भी आपके झूठे वादे हैं, वो सब चीजें देखने को मिल रही हैं। और बाकी इस अगर बार मतलब आपको क्या लग रहा है कि केरला में स्टैंड ले पाएगी? क्योंकि आप देखेंगे एक डेटा ये भी निकल के आता है कि जो बीजेपी है वो 0 पे रह गई थी आपका केरला में, उसको एक भी सीटें नहीं मिली थी। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे जो सीटें हैं वो बढ़ी है, लोकप्रियता कहीं ना कहीं 1% भी लेंगे तो वो बढ़ी है पहले के कंपैरिजन में। तो इस बार लगता है कि कुछ खाता खुलेगा, बढ़ेंगे आगे। बढ़ता घटता चुनाव में होता रहता है, कोई नेता आता है, कोई नेता जाता है। लेकिन जहाँ तक केरला की उम्मीद है, वहाँ पर आपका हिंदू वोट बैंक जो है वो नहीं है उतना ज़्यादा। वहाँ पर आपकी जो पॉलिटिक्स है वो हिंदुत्ववादी वाली पॉलिटिक्स नहीं है। वहाँ पर जो आपकी पॉलिटिक्स है, वहाँ पे आप धर्म के हिसाब से पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। वहाँ पे आपका लव जिहाद नहीं चलता है। वहाँ पे बात होती है डेवलपमेंट की। और जो डेवलपमेंट करता है, जो इतने सालों से डेवलपमेंट करता आ रहा है, कांग्रेस या LDF जो भी है, जनता उसको वोट देगी जो डेवलपमेंट करता है, क्योंकि वहाँ पर मुद्दे वही है। और दूसरी बात हमने देखा कि इस बार जो है मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस का इस बार मानना है कि वहां पर वो एक लेडीज को जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और केरला में जो है अगर देखा जाए तो फीमेल वोटर्स जो है वो पुरुष वोटर्स के मुकाबले ज्यादा है। तो हो सकता है कि इस बार कांग्रेस जो है इसको लीड करे और कांग्रेस जो है आगे अपना मतलब इस बार की महिला जो फैक्टर है हर तरफ से निकल के आ रहा है। क्योंकि मैं दर्शकों को भी ये चीज़ बता दूं कि अगर हम बिहार चुनाव की भी बात कर ले या यूपी चुनाव की बात कर ले, इवन अभी असम चुनाव की भी बात कर ले, जो महिला फैक्टर है वो बढ़ चढ़ के निकल के आ रही है। तो इसके पीछे आप क्या समझते हो कि महिलाएं ज़्यादा एजुकेटेड हो गई हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज हो गया है, या यूँ कहा जाए कि जो भी सरकारी नीतियां हैं वो भी एक फैक्टर इसमें ले रही है? तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत खुशी वाली बात है कि हमारे देश की महिलाएं हर चीज़ में आगे आ रही हैं, हर पॉलिटिक्स में आगे आ रही हैं, सारी चीज़ों में, सारे फैक्टर्स में, सारे सेक्टर्स में वो आगे आ रही हैं। तो ये बेहद एक खुशी की बात है और उनको और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जैसे हमारी स्कीम्स थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सब काम कर रही हैं। किसकी स्कीम्स थी? कांग्रेस की स्कीम्स थी। तो वो सारी चीज़ें आगे काम कर रही हैं और ऐसे होता रहेगा तो अच्छी बात है, महिलाओं को आगे आना चाहिए और खुशी की बात है। तो इस बार हम देख सकते हैं युवा जो है वो भी निकल के आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि युवा, आप मोस्टली देखोगे युवा गर्म खून होता है, वो ऐसे नेता को पसंद करता है जो बेसिकली ज़्यादा उग्र होते हैं, जैसे हेमंत विश्व शर्मा ले लीजिए या CM योगी को ले लीजिए। मतलब इस जो तरीके युवा से है वो बहुत समझदार हो गया। युवा उसको वोट करता है जो उसके पते की बात करता है, जो डेवलपमेंट की बात करेगा, जो उसके रोजगार की बात करेगा, जो उसकी बात करेगा, युवा उसको वोट देगा। युवा उग्रवादियों को वोट नहीं देता। युवा वो नहीं है कि जिसको कुछ भी पहनाया, टोपी और चले गए। अब वो सब राजनीति खत्म हो गई। अब युवा हिंदुत्व पे वोट नहीं करेगा, अब युवा अपने रोजगार पे वोट करेगा, अपने एजुकेशन पे वोट करेगा, अपने हेल्थ पे वोट करेगा। तो कुल मिलाकर बात इतनी है मेरे हिसाब से कि इस बार जो है वहां पर फिर से जो सरकारें चल रही थी वैसा चलेगा और बाकी देखते हैं, वो तो रिजल्ट आएगा तब। चलिए, केरल पे तो बात हो गई, अब बात करते हैं हम पुडुचेरी पर। तो प्रज्ञा, पुडुचेरी को लेकर क्या कुछ अपडेट्स है? कितने वोटिंग हुए हैं और इस बार का एक्स फैक्टर आप किसे समझ रहे हैं? रुचि, सबसे पहले बात करूँ तो पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। लगभग 86.77% के करीब कुछ वोटिंग हुई है और ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। और रही बात बीजेपी फैक्टर की, अगर हम बात करें तो 1985 में जो हुआ था तो 0.1% वोट था, जो 2021 में जा करके लगभग 14% वोटिंग हुई है। तो हम देखते हैं कि बीजेपी बढ़ा रही है। वहीं हमने देखा कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो बाइक से वोटिंग डालने गए और वो भी एक निराला अंदाज था, नया अंदाज है कि हाँ वो बाइक से वोट देने जा रहे हैं। वो भी एक मैसेज जा रहा है कि हाँ एक मुख्यमंत्री होके वोटिंग करने आ रहे, साधारण लोगों के बीच में आ रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। हाँ। और एक चीज़ और है बीजेपी फैक्टर में कि वहाँ पे पुडुचेरी में लगभग 33 सीटें हैं, जिसमें से 30 सीटों पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, जो कि 30 जो सीटें हैं वो केंद्र द्वारा निर्वाचित होंगी। तो ये बीजेपी के लिए प्लस फैक्टर है कि बीजेपी अभी केंद्र में है और 3 सीटें उसके खाते में आ सकती हैं। मतलब बिना वोट किए हुए 3 सीटें ऑलरेडी उसके खाते में जा चुकी है, इनडायरेक्ट वे में। अब यही बात है। तो कुल मिलाकर पुडुचेरी के बारे में अभी यही फैक्टर है। हाँ, यही चीज़ें सामने आई हैं। मुद्दे आप कौन कौन से देखते हैं? मतलब रोजगार हो गया, क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो लगता है कि इस बार बीजेपी काम करेगी और वो निखर के आएगा सामने? देखिए, पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है जिसको राज्य का दर्जा देने की बात कई बार वहाँ पे उठाई जाती है। युवा इसकी बात करते हैं क्योंकि विकास
ज़्यादा होगा। यूनियन टेरिटरी होने के नाते उसके जो पुडुचेरी है वो 4 जगहों पे बटा हुआ है, जैसे कि उसके कुछ जो जगह हैं वो आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु और केरला में है। ये सबसे अलग स्टेट उसको बनाता है, यूनियन टेरिटरी उसको सबसे यूनिक बनाता है। तो वहाँ पे जो मुद्दे हैं वो अलग अलग जगहों के होने के नाते, अलग अलग स्टेट में होने के नाते उसको भी एक राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। अगर बीजेपी की सरकार वहाँ पे आती है तो इसके लिए क्या कदम उठाती है, वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा आने वाले टाइम में, मतलब लोगों को जानने के हाँ, लिए, क्योंकि अभी तो बीजेपी अलायंस करके वहाँ पे काम कर रही है, लेकिन अगर वो सिर्फ बीजेपी आ जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि ये भी पुडुचेरी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। हाँ, लेकिन अभी बीजेपी के आने के लिए अभी समय लगेगा, क्योंकि वहाँ पे लोकल जो पार्टी है उनका दबदबा अभी बना हुआ है। मतलब तो उनकी चीज़ें ज़्यादा स्ट्रांगली काम कर रही हैं। तो वक्त लगेगा, लेकिन हाँ, मोदी लहर शायद वहाँ पे भी अपना काम दिखा दे, जादू दिखा दे, तो देखते कुछ हैं। हो सकता है। आपको राज्यों की जो भी समीकरण थी हमने आपको बताया, दिखाया। अब तो ये आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि जो रिजल्ट है कौन राजा बनेगा और किसकी जो सपना है वो टूट जाएगा, वो तो खैर अभी ईवीएम में कैद हो चुकी है। फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल। नमस्कार।